हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभिप्रेरणा टॉपिक रनिंग में चल रहा है। आज मैं लेके आई हूँ अभिप्रेरणा प्रदान करने में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन मोटिवेटिंग द लर्नर। नंबर 1 पॉइंट, शिक्षकों को बालकों में पाठ के प्रति रुचि विकसित करनी चाहिए ताकि वह पढ़ने के लिए अभिप्रेरित हो सके। नंबर 2, शिक्षक को छात्रों की अनुक्रियाओं को इस प्रकार से पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए कि वह अनुदेशन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। इसके लिए उसे प्रशंसा, उत्साहवर्धन, पुनर्बलन, प्रतियोगिता आदि विधियां को प्रयुक्त करना चाहिए जिससे छात्रों की उपलब्धि का स्तर उच्च हो सके। नंबर 3, शिक्षक को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक बालकों की सफलता निश्चित हो सके, क्योंकि बालक अपने सीखे हुए कार्य में कुशलता प्राप्त करने पर उस कार्य को और अधिक उत्साह से करते हैं। नंबर 4, शिक्षक को बालकों की आयु व योग्यता स्तर के अनुसार छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि बनी रहे और वह अधिक पढ़ने हेतु अभिप्रेरित हो सके। नंबर 5, शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को अभिप्रेरित रखने हेतु स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास करे। बालकों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा होने के कारण वह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के आधार पर एक दूसरे से अधिक अंक लाने का प्रयास करते हैं। नंबर 6, बालकों को जो कुछ भी सिखाया या पढ़ाया जा रहा है उसका ज्ञान करा देने से उन्हें मनोयोग से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अतः बालकों को पढ़ाने से पूर्व विषय वस्तु की आवश्यकता का ज्ञान करा देना चाहिए। नंबर 7, शिक्षकों के व्यवहार, आदर्श एवं व्यक्तित्व का भी प्रभाव विद्यार्थी पर अनायास ही पड़ता है। अतः शिक्षकों को बालकों के सम्मुख आदर्श चरित्र व प्रभावशाली व्यक्तित्व ही प्रस्तुत करना चाहिए ताकि छात्र उनसे अभिप्रेरणा पाकर उनका अनुकरण कर सके। नंबर 8, किसी भी कार्य के लिए उचित वातावरण का होना आवश्यक होता है। किसी भी विषय का शिक्षण करते समय उस विषय के अनुकूल वातावरण सृजित करना चाहिए। उदाहरणार्थ भूगोल शिक्षण भूगोल कक्ष में ही ठीक ढंग से हो सकता है क्योंकि उसे कक्ष में भूगोल विषय से संबंधित समस्त सहायक सामग्री उपलब्ध होती है। नंबर 9, शिक्षक को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन हेतु उचित अवसर मिलता रहे ताकि वे स्वयं आगे बढ़ने हेतु अभिप्रेरित हो सके। नंबर 10, बालकों के अच्छे व सही कार्यों हेतु शिक्षक को उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। 11 नंबर, शिक्षक को चाहिए कि वह परिस्थिति के अनुसार पुरस्कार एवं दंड दोनों का समुचित व यथानुकूल प्रयोग करें। पुरस्कार एक प्रत्यक्ष अभिप्रेरण है तथा दंड एक निषेधात्मक अभिप्रेरण है, परंतु कभी-कभी सही उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। नंबर 12, बालकों की सामूहिक भावना का विकास करने के अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे उन्हें कार्य करने की अभिप्रेरणा मिलती रहे। नंबर 13, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण, रोचक एवं चिरस्थायी बनाने हेतु शिक्षक को दृश्य श्रव्य साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि शक्ति व समय की बचत हो सके। नंबर 14, शिक्षकों को चाहिए कि वह छात्रों को दिए गए गृह कार्य का मूल्यांकन करते समय उसका अंकन भी करे तथा अनुस्थिति अर्थात ग्रेड भी प्रदान करे तथा अन्य दूसरी सारगर्भित टिप्पणियां भी अवश्य दे। कक्षा कक्ष शिक्षण को अभिप्रेरित करने वाली रणनीतियां, स्ट्रेटेजीज ऑफ मोटिवेशन ऑन द क्लासरूम टीचिंग। नंबर 1 पॉइंट है बाल केंद्रित दृष्टिकोण, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। सीखना बच्चे को होता है, अध्यापक तो केवल उसे सिखाने में सहायता करता है। अतः जो कुछ भी बच्चे को सिखाना होता है वह उसके योग्यताओं, रुचियों तथा
पूर्वानुभव पर आधारित होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चा नई सामग्री को समझ सकता है या नहीं, उसमें प्रस्तुत कार्य करने की योग्यताएं और कुशलताएं है या नहीं, वह सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार है या नहीं। अतः बच्चे को कुछ सीखने के लिए कहने से पहले या उसे कोई काम देने से पहले इन आवश्यक प्रश्नों पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2 पॉइंट, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। लिंकिंग द न्यू लर्निंग विद द पास्ट। अनुभव महान गुण है। पूर्व ज्ञान नए सीखने का अच्छा आधार प्रमाणित हो सकता है। यदि काम को बच्चे के पूर्व अनुभव के साथ संबंधित किया जाए तो वह बच्चे के लिए आसान और रोचक बन जाता है। जब बच्चे को ये मालूम हो जाता है कि नया काम उसके पूर्व अनुभव पर आधारित है, तो वह आसानी से अभिप्रेरित हो उठता है। अतः अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह नवीन शिक्षण को बच्चे के पूर्व अनुभवों पर आधारित करे। नंबर 3, शिक्षण में प्रभावशाली विधियों तथा सहायक साधनों का प्रयोग। विषय वस्तु कैसी ही क्यों न हो, परंतु एक अच्छा अध्यापक अपने शिक्षण कौशलों से विद्यार्थियों को सीखने के लिए उत्साहित कर देता है। पुरानी शिक्षण विधियों से विद्यार्थियों की रुचियां नष्ट हो जाती हैं, परंतु नवीन प्रगतिशील शिक्षण विधियों से उन्हें अभिप्रेरित करने में बहुत सहायता मिल सकती है। अतः अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने में वह उचित शिक्षण विधियों तथा सहायक साधनों का प्रयोग करे। नंबर 4, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निश्चित होना। डेफिनेटनेस ऑफ द पर्पस एंड गोल्स। जब तक व्यक्ति अपने कार्य के उद्देश्य से परिचित नहीं होता, तब तक वह उसमें रुचि नहीं ले सकता। उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के निश्चित होने से शिक्षार्थी को वांछित दिशा में काम करने की प्रेरणा मिलती है। अतः किसी भी विषय या प्रकरण के अध्ययन का उद्देश्य क्या है, इस बात का विद्यार्थियों को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नंबर 5, परिणाम व प्रगति का ज्ञान। नॉलेज ऑफ द रिजल्ट एंड प्रोग्रेस। प्रत्येक विद्यार्थी अपने प्रयत्नों का परिणाम जानना चाहता है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके परिणाम के प्रति जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। यह ज्ञान कि हम संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहे हैं हमें प्रेरणा प्रदान करता है। परिणामों के तात्कालिक ज्ञान से शिक्षक को केवल अपनी सफलता या असफलता का ही पता नहीं चलता, बल्कि इससे उसे विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास आयोजित करने में भी सहायता मिलती है। शिक्षार्थी को उस द्वारा किए गए कार्यों के गुण तथा उनमें की गई त्रुटियां बता देने से बहुत प्रेरणा मिल सकती है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को उसकी प्रगति से परिचित रखे। इसके लिए स्कूल में उचित रिकॉर्ड, ग्राफ, चार्ट आदि की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 6, प्रशंसा एवं आलोचना। परेज एंड रिपोर्ट। प्रशंसा और आलोचना दोनों शक्तिशाली अभिप्रेरक माने जाते हैं। कक्षा के वातावरण में वांछित अभिप्रेरणा की उत्पत्ति के लिए इन्हें प्रयोग किया जा सकता है। इन प्रेरकों में से कौन सा कब प्रभावशाली सिद्ध होगा, यह शिक्षार्थी और अध्यापक के व्यक्तित्व पर निर्भर है। आमतौर पर वे व्यक्ति प्रशंसा से ज्यादा अच्छी तरह काम करने लगते हैं जिनमें अपनी कमी की अनुभूति होती है। इसी तरह वे विद्यार्थी आलोचना के पश्चात अच्छी तरह काम करने लगते हैं जिन्हें अपने पर विश्वास होता है। प्रशंसा एवं आलोचना का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इन प्रेरकों की प्रभावोत्पादकता के मूल में आवश्यक बात यही है कि संरक्षण या तो इनमें मिलता है अथवा उसे कोई खतरा हो जाता है। इसीलिए अध्यापक को विद्यार्थी की प्रकृति को पहचान करके ही प्रशंसा या आलोचना द्वारा उसे प्रेरित या उत्साहित करना चाहिए। नंबर 7, पुरस्कार एवं दंड। रिवार्ड एंड पनिशमेंट। पुरस्कार एवं दंड का भी वही परिणाम निकलता है
जो आलोचना एवं प्रशंसा का। ये दोनों शक्तिशाली अभिप्रेरक हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को पर्याप्त रूप से प्रभावित करते हैं। दंड एक नकारात्मक अभिप्रेरक है क्योंकि यह असफलता के डर, विशेषाधिकार की हानि के डर, अपमान और शारीरिक पीड़ा के डर पर आधारित होता है। इसके विपरीत पुरस्कार एक स्वीकारात्मक अभिप्रेरक है जो वांछित क्रिया के साथ आनंद की अनुभूति को जोड़कर व्यवहार को उचित रूप से प्रभावित करता है। जहाँ तक संभव हो सके दंड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे नेतृत्व साधन संपन्नता का स्वतंत्र चिंतन की भावना की हानि होती है। इसके विपरीत पुरस्कार का मनोवैज्ञानिक महत्व है और इससे विद्यार्थियों में निर्माणात्मक योग्यताओं, आत्मत्याग, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा अन्य कई लोकतंत्रात्मक भावनाओं का विकास होता है। परंतु इसका यह अर्थ कभी नहीं कि सभी स्थितियों में दंड का नियम ही समाप्त कर दिया जाए। कई स्थितियों में तो दंड पुरस्कार से भी अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। इसी प्रकार अनुचित रूप से दिया गया पुरस्कार भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कभी-कभी तो पुरस्कार ही उद्देश्य बन जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक विद्यार्थी गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है तो इसका मतलब यही हुआ कि उसे सीखने में इतनी रुचि नहीं जितनी गोल्ड मेडल में। अतः अध्यापक को पुरस्कार तथा दंड का प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रतियोगिता एवं सहयोग, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। प्रतियोगिता अभिप्रेरणा का विश्व प्रसिद्ध साधन है। इसमें दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा प्रमुख रहती है। हम सीखने की ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें कक्षा के विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास हो। यह प्रतियोगिता भी दो प्रकार की हो सकती है, दूसरों में प्रतियोगिता और स्वयं अपने ही पूर्व कार्य से प्रतियोगिता। पहले प्रकार की प्रतियोगिता में एक डर बना रहता है कि कहीं व्यक्ति दूसरों से बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग न करने लगे। परंतु दूसरे प्रकार की प्रतियोगिता व्यक्ति को अपनी ही पूर्व प्रगति से आगे निकलने की प्रेरणा प्रदान करती है। यह उसे आत्म शिक्षा की ओर अग्रसर कर सकती है और उसे आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करती है। प्रतियोगिता विशेषकर सामूहिक प्रतियोगिता कटु आलोचना, अनुचित शत्रुता तथा परस्पर ईर्ष्या द्वेष को भी उत्पन्न कर सकती है। इन कुपरिणामों को दूर करने के लिए प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग का सुझाव दिया जाता है। प्रतियोगिता और सहयोग का साथ साथ प्रयोग करना और भी अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जैसे एक समूह के सदस्य परस्पर सहयोग करते हुए दूसरे समूह के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं। इस प्रकार के सहयोग तथा मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता से सामूहिक भावना, परहित की भावना, एकता तथा दृढ़ता जैसी सामाजिक प्रवृत्तियों का विकास होता है। अतः एक बुद्धिमान अध्यापक को सहयोगात्मक भावना के आधार पर प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 9, अहम भावना का उपयोग, ईगो इन्वॉल्वमेंट। अहम वे व्यवहार सम्मिलित होते हैं जिनका संबंध आत्मा से होता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति आत्मतुष्टि चाहता है। हम सब उन लोगों को और स्थितियों को पसंद करते हैं जिनमें हमारा महत्व स्वीकार किया जाता है। हम उन लोगों या स्थितियों को पसंद नहीं करते जिनके कारण हमारे भीतर हीन भावना पैदा होती हो। प्रायः अध्यापक अपने विद्यार्थियों का मजाक उड़ाते रहते हैं या उनको फटकारते हैं, परंतु यह गलत है। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को आत्मतुष्टि द्वारा अभिप्रेरित करे। वह उन्हें क्रियाओं में व्यस्त रखे जिससे उनकी आत्मसम्मान की भावना संतुष्ट हो और दूसरों की नजरों में उनका सम्मान बढ़े। नेक्स्ट, 10 पॉइंट, उचित दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड। किसी विशिष्ट स्थिति में किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया में ही उसका दृष्टिकोण निहित रहता है। रुचि और ध्यान के साथ इसका गहरा संबंध है। जिस बच्चे में हस्तकार्य के संबंध में स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास हो चुका है वह अपने हाथों में काम करने में रुचि लेगा, परंतु जिसे बच्चे में इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित नहीं हुआ वह काम से जी चुराएगा। अतः उचित दृष्टिकोण व्यक्ति को मानसिक रूप से
तैयार करता है। नेक्स्ट 11 पॉइंट सीखने की उचित स्थिति और वातावरण। एप्रोप्राइएट लर्निंग सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। स्थिति और वातावरण भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अच्छी प्रकार से सजा हुआ कमरा और उसका शैक्षणिक वातावरण निश्चित ही प्रेरक शक्ति का कार्य करता है। उत्साहपूर्ण वातावरण में बच्चा अपने अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है और लिखने पढ़ने में भी रुचि लेता है। उचित स्कूल भवन, बैठने की सुव्यवस्था, भौतिक सुविधाएं, परस्पर सहयोग, स्कूल क्रियाओं में भाग लेने के अवसर, अध्यापक का स्नेह, ये सब बच्चे के व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं। अतः अध्यापक को उचित स्थितियों और वातावरण का निर्माण करना चाहिए। नंबर 12 कक्षा का वातावरण, एनवायरनमेंट ऑफ क्लास। कक्षा के वातावरण को जीवंत व रुचिकर बनाना भी अधिगम हेतु एक अच्छा अभिप्रेरक है। जैसे कक्षा का वातावरण होगा वैसा ही छात्रों की उपलब्धि होगी। कक्षा का वातावरण छात्रों के व्यक्तित्व के किसी पहलू को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। कक्षा के वातावरण को सहायक सामग्री को प्रयुक्त करके तथा नवीन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके अच्छा बनाया जा सकता है। फ्रेडसन के अनुसार एक उत्तम अध्यापक प्रभावी अभिप्रेरणा हेतु शिक्षण सामग्री से युक्त, अर्थ युक्त तथा सतत रूप से परिवर्तनशील कक्षा कक्ष के वातावरण पर निर्भर करता है। नंबर 13 आवश्यकताओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नीड्स। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण प्रत्येक छात्र की अपनी कुछ आवश्यकताएं, मूल्य, आदर्श, दृष्टिकोण तथा अभिक्षमताएं होती हैं, जिनसे उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। नंबर 14 पाठ्येतर क्रियाओं का आयोजन। शिक्षकों को छात्रों को अभिप्रेरित करते समय करने हेतु समय समय पर कुछ पाठ्येतर कार्यक्रमों की भी यथासंभव व्यवस्था करनी चाहिए। इससे छात्रों के मानसिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे वे उच्च शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट छात्रों के सांवेगिक स्तर पर ध्यान देना। पे अटेंशन ऑन इमोशनल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। शिक्षकों को छात्रों के सांवेगिक स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें कक्षा में ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे छात्रों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो सके तथा वे शिक्षक के साथ सही ढंग से तादात्म्य स्थापित कर सके। शिक्षकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में कोई भी ऐसी बात न घटित हो जिससे बालकों का चिंता स्तर न बहुत अधिक हो और न ही बहुत कम, बल्कि बीच का हो। इन सब विधियों द्वारा शिक्षण व अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षार्थी को प्रेरणा दी जा सकती है। थैंक यू।